हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं रूसी क्रांति के बारे में बताऊंगी कि रूसी क्रांति के कारण क्या क्या थे, रूसी क्रांति कितने चरणों में हुआ था, रूसी क्रांति के नेतृत्व की स्थिति क्या थी, फिर मैं उसके परिणाम के बारे में बताऊंगी कि रूसी क्रांति जब हुआ तो उसका रिजल्ट क्या आया, फिर वर्तमान में रूसी क्रांति की प्रासंगिकता कहाँ तक है वो बताऊंगी, फिर लास्ट में बताऊंगी इसका निष्कर्ष। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूसी क्रांति। वर्ष 1917 की रूसी क्रांति मुख्य रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था, किसानों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन के अत्याचार का परिणाम थी। देखिए दोस्तों, जो 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी ना, वो किस लिए हुई थी? उससे पहले क्या था, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो दूसरे देशों से काफ़ी पिछड़ी हुई थी और वहाँ के जो किसान एवं मजदूर थे ना, उनकी स्थिति जो थी काफ़ी दयनीय थी, बहुत अत्याचार किया जाता था उन पे। ठीक है, और वहाँ का जो शासक था वो काफ़ी निरंकुश था और स्वेच्छाचारी था, सिर्फ अपनी इच्छा को देखता था, जनता को छोड़ देता था, जनता उसके लिए मायने नहीं रखती थी। ठीक है, फिर मैं इसके कारण के पर आती हूँ। मैं इसके 8-9 कारण हैं। पहला है निरंकुश राजतंत्र एवं स्वेच्छाचारी शासक, दूसरा है सामाजिक आर्थिक विषमता, तीसरा है किसानों की दयनीय स्थिति, चौथा है श्रमिकों की दशा, पांचवा है समाजवादी विचारधारा का प्रसार, छठा है बौद्धिकों की भूमिका, सातवां है रूस एवं जापान युद्ध, आठवां है तत्कालीन कारण। ठीक है, तो इसको डिटेल में जानते हैं। पहला, निरंकुश राजतंत्र एवं स्वेच्छाचारी शासक। रूस में निरंकुश व दैवीय सिद्धांत पर आधारित शासन था, जिसका संचालन कुलीन वंशानुगत सामंत वर्ग के माध्यम से किया जाता था। रूस में क्या था ना, जो शासक था ना वो काफ़ी निरंकुश था, ठीक, और खुद को देवता समान समझता था। नौकरशाही वंशानुगत एवं भ्रष्ट थी तथा जनता का शोषण करने वाली थी। वहाँ की जो नौकरशाही थी ना वो वंशानुगत थी, जैसे कि अभी जो है फिर बाद में उसका बेटा बनेगा, ऐसे चलता था, और वो काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट थी और जनता का तो बहुत ज़्यादा ही शोषण करती थी। ठीक है, जार निकोलस फर्स्ट के शासनकाल में यह निरंकुशता अपने चरम पर पहुँच गई, फलतः असंतोष और उग्र हो गया। जब देखिए 1917 में जब जार निकोलस शासक बना ना, तो ये जो निरंकुशता थी वो काफ़ी हद तक बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे क्या हुआ, जनता में असंतोष आ गया। अब हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे, सामाजिक आर्थिक विषमता। फ्रांस की तरह यहाँ भी सामंत व पादरियों का विशेषाधिकार युक्त वर्ग तथा किसान व मजदूरों के रूप में अधिकारहीन वर्ग मौजूद था। इनके मध्य अत्यंत तनाव व्याप्त था। देखिए फ्रांस में भी इसका एग्जाम्पल है, फ्रांस में भी ऐसा हो चुका था। तो देखिए क्या था, जो रूस था वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मजदूर और किसान थे, ठीक है, और वहाँ पे सामंत व पादरी लोग भी थे। तो इससे क्या हुआ, एक तरफ तो बहुत ऊंचे पद पे लोग हैं, दूसरी तरफ एकदम कम है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो लाचार है। तो ऐसे क्या हुआ, सामाजिक आर्थिक विषमता पैदा हुई। इस सामाजिक आर्थिक विषमता के विरुद्ध असंतोष देखा गया कि वहाँ पर समानता क्यों नहीं है, सबको एक समान क्यों नहीं रखा गया है। ठीक है, अब हम आएंगे किसानों की दयनीय स्थिति पे। रूस में सर्वाधिक संख्या में किसान मौजूद थे, किंतु उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। क्यों थी दयनीय, कैसे थी? भूमि का 67 हिस्सा सामंतों के पास था, तो वहीं 13% हिस्सा चर्च के पास था। देखिए, कुछ ज़्यादातर भूमि का हिस्सा किसके पास है, सामंत के पास है, और कुछ हिस्सा चर्च के पास है। किसान खेतों में मजदूरों की तरह कार्य करते थे। अब जब किसान के पास खेत ही नहीं है तो वो दूसरों के खेतों में क्या करते थे, मजदूर की तरह काम करते थे, और वहाँ पे क्या होता था, इन पे अत्याचार किया जाता था, इनका शोषण किया जाता था। हालांकि वर्ष 1861 में रूस में दास प्रथा का उन्मूलन हो गया था, किंतु व्यवहारिक रूप में वह अभी भी मौजूद थी। ठीक है, इन सब के चलते किसान व मजदूर वर्ग में भी विद्रोही भावना ने जन्म लिया। श्रमिकों की दशा। रूस में औद्योगिकरण देरी से हुआ और सीमित रहा।
ठीक है। अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी निवेश के कारण विदेशी पूंजीपतियों ने केवल मुनाफे पर ध्यान दिया। उनको बस यही चाहिए था कि कैसे भी बस हमारा मुनाफा हो, जिसकी वजह से श्रमिकों का अत्यधिक शोषण हुआ। वो अपने मुनाफे के लिए श्रमिकों से ज़्यादा टाइम तक काम करवाते थे, उन्हें पैसे भी कम देते थे। मजदूरों के लिए न ही कार्य के घंटे निर्धारित थे और न ही न्यूनतम वेतन और सुविधाएं। मतलब उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था, कोई भी टाइम फिक्स नहीं था जैसे आज के टाइम में है कि 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक की ड्यूटी होती है, ऑफिस का होता है। लेकिन उस समय क्या था, उनसे बस कोई भी फिक्स नहीं था, बस काम लिया जाता था बहुत देर तक। और उनका जो वेतन था ना, वो भी फिक्स नहीं था कि उनको इतना मिलेगा, वो जितना काम करेंगे तो इतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए, कुछ नहीं था उसके लिए। ठीक है। प्रजातांत्रिक दल ने उन्हें संगठित कर क्रांति के लिए तैयार किया। जो प्रजातांत्रिक दल थी ना, उन्होंने क्या किया, उन्हें इकट्ठा करके उनसे कहा कि अब क्रांति करनी पड़ेगी। ठीक है। समाजवादी विचारधारा का प्रसार। समाजवादी विचारधारा के प्रसार के चलते रूस में कई समाजवादी संगठन अस्तित्व में आए। ठीक है। समाजवादी क्रांतिकारी दल, इनसे कृषक हित के मुद्दों पर आवाज़ उठाकर लोकप्रियता हासिल की। जो समाजवादी क्रांतिकारी दल थे ना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये बोला कि हम कृषकों के हित में करेंगे जो भी करेंगे। तो उससे क्या हो, जो कृषक वर्ग था ना, उनमें ये समाजवादी क्रांतिकारी दल का प्रभाव पड़ा और वो उनके सपोर्ट में हो गए। समाजवादी प्रजातांत्रिक दल, इसने मजदूरों के हितों की बात की। चूँकि समाजवादी विचारधारा जाति, धर्म आदि को महत्व नहीं देती थी, अतः अब जार निकोलस ने रूसी जाति पर बल देते हुए रूसीकरण की नीति अपनाई, तो गैर रूसी जाति की जनता भी समाजवादी लहर में शामिल हो गई। अब देखिए, जो जार निकोलस था उसने क्या किया, रूस में जितने भी रूसी जाति के लोग थे ना, उसने क्या किया, वहाँ पे रूसीकरण की नीति अपनाई। तो जो गैर रूसी जाति थे वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो समाजवादी क्रांतिकारी दल के तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको अब वही बचा था ना, होप, एक आशा उनकी समाजवादी क्रांतिकारी दल से ही रह गई थी कि कुछ करेंगे वो लोग। बौद्धिकों की भूमिका। गोर्की, टॉल्स्टॉय जैसे विचारकों और लेखकों ने रूसी जनता को जागरूक करने का कार्य किया। ठीक है। गोर्की ने द पहर नामक पुस्तक के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवादी भावना का प्रसार किया। टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस की रचना के माध्यम से रूसी जनता में सम्मान की भावना जागृत की। मतलब बौद्धिकों ने क्या किया, रूसी जनता को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि अपने रचनाओं के माध्यम से कि वो अपने लिए आवाज़ उठाएं। रूस एवं जापान युद्ध। जब जापान ने चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण किया तो इसी दौरान रूसी सेना से उसकी भिड़ंत हुई और रूसी सेना पराजित हो गई। ठीक है। अब क्या हुआ था, जब जापान ने चीन के मंचूरिया पर आक्रमण किया तो क्या हुआ, उस समय जो रूसी सेना जो थी ना, वो पराजित हो गई थी। इससे राजतंत्र की कमजोरी उजागर हो गई और पीड़ित जनता जार के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। तो देखिए, जब ये जापान एवं रूस में जो युद्ध हुआ तो क्या हुआ, जो भी नुकसान हुआ तो उस नुकसान के लिए जिम्मेदार जनता ने किसको ठहराया, जार निकोलस को। ठीक है। फिर क्या हुआ, जो भी जनता जो पीड़ित थी ना, जिनका नुकसान हुआ, तो उन्होंने क्या, उनके मन में जार निकोलस के प्रति गुस्से की भावना आई, तो उन्होंने वो जार निकोलस के विरुद्ध खड़े हो गए। ठीक है। सामाजिक, आर्थिक एवं सैनिक स्तर पर कमजोरी को दूर करने के लिए जनता ने एक प्रतिनिधि सदन ड्यूमा के गठन की मांग की। अब वहाँ पे क्या हुआ, एक प्रतिनिधि सदन के गठन की मांग की गई। ठीक है। अपनी मांगों के समर्थन में रूसी जनता ने पिट्सबर्ग में शांतिपूर्वक जुलूस निकाला, जिस पर जार ने गोली चलवा दी, जिससे जनता और उग्र हो गई तथा नागरिक अधिकारों हेतु जार को ड्यूमा के गठन की अनुमति देनी पड़ी। ड्यूमा का अस्तित्व जार की इच्छा पर निर्भर था।
अतः उसने बार बार इसे नष्ट किया और लोकतंत्र कायम नहीं हो सका। अतः वर्ष 1905 की इस घटना को वास्तविक क्रांति नहीं कहा जा सकता। तत्कालीन कारण, रूस ने साम्राज्यवादी लाभ लेने के उद्देश्य से मित्र राष्ट्रों के पक्ष में प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी की। इसके चलते उससे निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा था। रूस ने बड़ी मात्रा में सैनिकों की भर्ती तो की, किंतु पर्याप्त मात्रा में हथियार उपलब्ध नहीं कराए और न ही वेतन दिया। इससे सैनिकों में असंतोष बढ़ गया। देखिए, एक तो रूसी जनता को जबरन सैनिक में भर्ती कर रहे, ठीक है, ऊपर से उन्हें हथियार भी इनफ वो नहीं कर रहे, प्रोवाइड नहीं कर रहे और ना ही वेतन दे रहे, तो इससे ऑब्वियस सी बात है सैनिकों में असंतोष बढ़ेगा ही बढ़ेगा। परिवहन के साधन युद्ध कार्यों में लगाए गए थे, जिससे उद्योगों के परिचालन में बाधा उत्पन्न हुई और आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। देखिए, जो भी परिवहन के साधन जो थे ना, वो क्या हुआ, युद्ध के कार्य में लगा दिए गए, जिससे क्या हुआ, जो उद्योग था उसको चलाने में बाधा उत्पन्न हुई, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। वर्ष 1916 से 1917 में पड़े भीषण अकाल से खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ था, जिससे जनता आक्रोशित हुई तथा अंततः यह आक्रोश रूसी क्रांति में परिणत हो गया। ठीक है, अब हम इसके चरण पे आते हैं। तो ये देखिए, रूसी क्रांति 2 चरणों में विभाजित थी। पहला वर्ष 1905 की क्रांति, दूसरा अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति। तो हम इसमें देखते हैं पहले वाले में कि वर्ष 1905 की क्रांति कैसी थी, क्या थी। 20वीं सदी के आरंभ में रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। वह एक तानाशाह था जिसकी नीतियां जनता के बीच लोकप्रिय नहीं थी। जब रूस जापान से हार गया तो वर्ष 1905 में जार का विरोध चरम पर पहुंच गया। देखिए, 20वीं सदी के स्टार्टिंग में क्या था, जार निकोलस द्वितीय का शासन था, लेकिन वो क्या था, एक तानाशाह था जो नीतियां तो बनाता था लेकिन जनता के हित में नहीं बनाता था। ठीक है, ऊपर से वो रूस जो था वो जापान से हार भी गया था। ठीक है, तो जनता में जार के प्रति विरोध और ज़्यादा बढ़ गया था। 9 जनवरी 1905 को रूसी श्रमिकों का एक जत्था अपने बीवी बच्चों के साथ जार को ज्ञापन सौंपने के लिए निकला, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग में उन पर गोलियां बरसा दी गई। यह घटना इतिहास में ब्लडी संडे, खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। इससे क्या हुआ कि 9 जनवरी 1905 में क्या हुआ कि मतलब एक श्रमिकों का एक जत्था मतलब ग्रुप समझ सकते हैं इसको, अपने बीवी बच्चों के साथ जार को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे। तो लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग में उन पर गोलियां बरसा दी गई और जितने भी लोग थे वो मारे गए। तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, ब्लडी संडे यानी कि खूनी रविवार बोलते हैं। उसमें क्या हुआ था, हजारों की संख्या में लोग मारे गए और समूचे रूस में जार के विरुद्ध प्रदर्शन होने लगा था। जार निकोलस को समझौता करने के लिए विवश होना पड़ा और अक्टूबर घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें एक निर्वाचित संसद ड्यूमा को शामिल करने की बात कही गई थी। लेकिन हालांकि बाद में जार अक्टूबर घोषणा पत्र में किए गए वादों से मुकर गया। जहां एक और जार अपने वादों पर टिका नहीं रह सका, वहीं ड्यूमा भी रूसी जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई थी। ड्यूमा क्या था, वहां का संसद था। जनता की परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रही, अतः देर सबेर दूसरी क्रांति तो होनी ही थी। अब जब जनता संतुष्ट ही नहीं हो पा रही है तो वो तो क्रांति करेंगे ही ना, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने हित के लिए। और कुछ इस तरीके से वर्ष 1917 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। ठीक है, शुरुआत हो गई। अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति। मार्च 1917 तक आते आते जनता की दशा अत्यंत ही दयनीय हो गई थी। उनके पास न पहनने को कपड़े थे, न खाने को अनाज था। परेशान होकर भूखे और ठंड से ठिठुरते हुए गरीब और मजदूरों ने 7 मार्च को पेट्रोग्रेड की सड़कों पर घूमना आरंभ कर दिया। रोटी की दुकानों पर ताजी और गर्म रोटियों के ढेर लगे पड़े थे।
भूखी जनता अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख सकी, उन्होंने बाजार में लूटपाट करनी आरंभ कर दी। देखिए कितनी बुरी हालत थी वहाँ पर। सरकार ने सेना को उन पर गोलियां चलाने का आदेश दिया ताकि गोली चलाकर लूटमार करने वालों को तितर बितर किया जा सके, किंतु सैनिकों ने गोली चलाने से साफ मना कर दिया क्योंकि उनकी सहानुभूति जनता के प्रति थी। अब देखिए जो सैनिक थे वो तो पहले से शासक के खिलाफ थे, और उस समय जो जनता थी, रूसी जनता थी, उनकी हालत देख करके क्या हुआ, सैनिकों को भी उनसे सहानुभूति हो गई थी। उनमें भी क्रांति की भावना प्रवेश कर चुकी थी। जार को अपना अंत नज़दीक नजर आने लगा। ड्यूमा ने सलाह दी कि जनतांत्रिक राजतंत्र की स्थापना की जाए, लेकिन जार इसके लिए तैयार नहीं हुआ और इस तरीके से रूस से राजतंत्र का खात्मा हो गया। उपरोक्त निर्णय रूस में भी पश्चिम राज्यों की तरह प्रजातांत्रिक व पूंजीवादी शासन के संकेत दे रहे थे, जबकि रूस की क्रांति मजदूरों, कृषकों, सैनिकों द्वारा प्राप्त की गई थी। मतलब जो रूसी क्रांति था वो किन के द्वारा की गई थी? मजदूरों, कृषकों और सैनिकों द्वारा। बोल्शेविक के नेतृत्व में इस सरकार का विरोध किया गया। मजदूर और सैनिकों ने मिलकर सोवियत का गठन किया। इस सोवियत ने ड्यूमा के साथ मिलकर अस्थायी सरकार का गठन किया तथा इनका प्रमुख करेंसी बना जो मध्यवर्गीय हितों से परिचालित था। अब हम रूसी क्रांति के नेतृत्व की स्थिति पर आते हैं। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने करेंस्की सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया और सत्ता किसान एवं मजदूरों के हाथ में देने की बात की। ठीक है, उनके अनुसार राज्य के उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर मजदूरों एवं किसानों का नियंत्रण होना चाहिए था। रूस को प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी नहीं करनी चाहिए थी। इसी क्रम में बोल्शेविकों ने सरकारी भवनों, रेलवे, बिजली घरों में नियंत्रण कर लिया और करेंस्की को त्यागपत्र देना पड़ा तथा लेनिन के नेतृत्व में सर्वहारा का शासन स्थापित हुआ। रूसी क्रांति का परिणाम, इसका भी परिणाम हम 3 स्तर पर देखते हैं: राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणाम। तो पहले राजनीतिक परिणाम पे आते हैं। क्या हुआ? राजतंत्र समाप्त हो गया था और क्या हुआ, वहाँ पे सर्वहारा का शासन स्थापित हो गया। रूस द्वारा पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के स्वाभाविक विरोध के कारण उसे औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति का अग्रदूत समझा गया। ठीक है, कि मतलब कि ये जो औपनिवेशिक शोषण जो हो रहा था उनसे मुक्ति दिला दी गई थी, मतलब मुक्ति मिल गई थी एक तरीके से इस क्रांति के माध्यम से। जर्मन के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से रूस अलग हो गया। दूसरा है आर्थिक परिणाम। रूस में उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित था। चूंकि पूंजीवादी देशों से रूस को किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा नहीं थी, अतः वह वैज्ञानिक तकनीकी विकास हेतु आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर हुआ। जो पूंजीवादी देश थे ना, उनको क्या था, रूस से किसी भी तरीके के सपोर्ट की अपेक्षा नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक तकनीकों का विकास करने के लिए उन्होंने सोचा कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो वो आत्मनिर्भरता के पथ पर चले गए। रूस द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से आर्थिक विकास करने के कारण वह वैश्विक आर्थिक मंदी से दुष्प्रभावित नहीं हुआ। ठीक है, जब 1929 में जो हुआ था आर्थिक मंदी, उससे वो लोग बच गए थे। सामाजिक परिणाम, सामंत व कुलीन वर्ग की समाप्ति हो गई, चर्च के शासन की भी समाप्ति हो गई, वर्ग भेद की भी समाप्ति हो गई। ठीक है, रूस में शिक्षा का प्रसार हुआ। राज्य द्वारा 16 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जारी कर दिया गया और जो रूस में जो लैंगिक भेदभाव व्याप्त था उसकी भी समाप्ति हो गई। अब हम देखते हैं कि वर्तमान दौर में रूसी क्रांति की प्रासंगिकता कहाँ तक है। ठीक है, मार्क्स के
विश्लेषणों की महत्ता आज भी बरकरार है, क्योंकि यदि विश्व की आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाए तो यह प्रवृत्ति सामने आती है कि आर्थिक मंदी या फिर सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार सृजन के संभावित खतरे पूंजीवाद के कारण ही हैं। आज के पूंजीवाद यानी नव उदारवादी पूंजीवाद ने हमारे पर्यावरण को मनमानी क्षति पहुंचाई है। जलवायु परिवर्तन के कारण आज संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व खतरे में है। मार्क्सवाद तथा समाजवाद ही इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकता है और एक टिकाऊ सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का जरिया बन सकता है। ठीक है, अब हम इसके निष्कर्ष पे आते हैं। विश्व में एक वैकल्पिक व्यवस्था की स्थापना के प्रथम प्रयास के रूप में बोल्शेविक क्रांति हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। ठीक है, रूसी क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, दरअसल समाजवादी लोकतंत्र का भारत में विशेष महत्व है, क्योंकि आज देश और समाज के कल्याण के नाम पर व्यक्तिगत अधिकारों को दबाने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। ठीक है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की पहुंच और सबको रोजगार देने की ज़रूरत पहले भी थी और आज भी है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आंसर आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही आगे भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल से कनेक्टेड रहना। मैं आपको असाइनमेंट्स के भी क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करूँगी अगर आप लोग मुझे क्वेश्चंस दे दोगे डिस्क्रिप्शन वो कमेंट बॉक्स में तो। ठीक है, थैंक यू।